हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। आज 1 नवंबर है और आज के करंट अफेयर में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों को हम लोग को डिटेल में जानना है, सबसे पहले हम उनकी बात कर लेते हैं। व्यक्ति विशेष में आज हम दो व्यक्तियों की चर्चा करेंगे, एक नीता अंबानी और दूसरा लियोन मेसी। ये दोनों जो है न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे और ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे थैलियम पॉइजनिंग के बारे में कि ये न्यूज में क्यों बना हुआ था, ये चर्चा का केंद्र जो है कल के दिन क्यों बना हुआ था। साथ ही बात करेंगे अमोनिया, ये भी न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी और ये एग्जामिनेशन हॉल में हमारा साइंस का पोर्शन कवर करेगा, तो ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि ये दोनों चर्चा का केंद्र क्यों बने हुए थे। उसके बाद हम बात करेंगे अमृत कलश यात्रा, इसका जो है कल समापन होता है, तो यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आए हैं इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे एक डिक्लेरेशन के बारे में जो कि रिलेटेड है डॉल्फिन से, उसका नाम है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन। देखिए, डॉल्फिन को जो है यूपी का जलीय जीव घोषित किया गया है, इसलिए यह डिक्लेरेशन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, खास तौर की आरओ, एपीएस और पीसीएस 2024 के लिए। तो इस पे हम डिटेल में बात करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। और साथ ही अंत में भारत के समुद्री तट ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहे थे इसके बारे में हम जानेंगे, और ये एग्जामिनेशन हॉल में आपका एनवायरमेंट और ज्योग्राफी का पोर्शन कवर करेगा, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों एक बात चीज मैं और याद दिला दूं कि नवंबर अब शुरू हो गया है और ये जो है दीपावली का महीना है। यहां पे भी आप देखेंगे कि कम से कम 10 से 15 दिन आपका यहां पे दिवाली के उत्सव में जाने वाला है। तो अगर अभी भी आप रिवीजन पे फोर्स नहीं कर रहे हैं, केवल पढ़ते चले जा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। रिवीजन करते रहिए, अपने सिलेबस के अनुसार एक एक टॉपिक का रिवीजन करते रहिए, क्योंकि लास्ट टाइम में होता है क्या कि हमारा आता हुआ प्रश्न जो है वो रिवीजन के कारण ही गलत हो जाता है और वही कारण बनता है कि हम जो है कंपटीशन से बाहर हो सकते हैं। तो इसलिए रिवीजन पे मेरा फोर्स रहता है, रिवीजन करते रहिए। और चलिए शुरुआत करते हैं आज के वन लाइनर इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट है, केंद्रीय कौशल विकास, उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर 1 से 2 नवंबर 2023 को ब्रिटेन में आयोजित होने वाले एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2023 कहां पे हो रहा है? ब्रिटेन में हो रहा है, इसको आपको ध्यान रखना है। यह 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, आयरलैंड, इटली, केन्या, सऊदी अरब, नीदरलैंड, दक्षिण कोरिया सहित विभिन्न देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधियों को एक मंच पर लेके आएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं और जानते हैं एक रिपोर्ट के बारे में जो कि हाल ही में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी किया है, और उसका नाम है भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022। और यहां से जो एक 3 डेटा निकल के आए हैं वो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि पिछले वर्ष की तुलना में दुर्घटनाओं में 11.9% की वृद्धि हुई है, मृत्यु में 9.4% की वृद्धि हुई है, और साथ ही जो दुर्घटना में चोट लगती है उसमें 15.3% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। यानी कि 2021 की तुलना में अगर हम 2022 की बात करें तो वहां पे ये बताया गया है कि दुर्घटनाओं में 11.9% की वृद्धि हुई है, मृत्यु में 9.4% की और चोटों में 15.3% की वृद्धि हुई है। हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा होगा, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक बुक के बारे में। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक होगी आपके एग्जाम के लिए। उसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड, री इमेजिनिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। ये पुस्तक हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इकोनॉमिक फ्यूचर से रिलेटेड है। और इस पुस्तक के लेखक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन और उनके अर्थशास्त्री मित्र रोहित लांबा की है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था पर रंजन की यह पहली पुस्तक नहीं है। उनकी पिछली किताबों में फॉल्ट लाइंस, हाउ हिडन फ्रैक्चर्स स्टिल थ्रेटन द वर्ल्ड इकोनॉमी भी शामिल है, जिसने फाइनेंशियल टाइम्स बिजनेस बुक ऑफ द ईयर का रिकॉर्ड जीता था। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। उनकी अन्य पुस्तकों में आई डू व्हाट आई डू, ऑन रिफॉर्म, रिटोरिक एंड रिजॉल्व, ये भी शामिल है। तो इन तीनों पुस्तक का नाम आप ध्यान रखिए। ये तीनों पुस्तक जो है रघुराम राजन से रिलेटेड है और हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हॉलमार्क के बारे में, यह भी वन लाइनर में है। तो न्यूज यह है कि इडुक्की में हॉलमार्किंग केंद्र के उद्घाटन के साथ केरल अपने सभी 14 जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इसलिए यह हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉलमार्क प्लैटिनम, स्वर्ण, रजत आदि बहुमूल्य धातुओं पर लगाए जाने वाला आधिकारिक चिन्ह या मुहर है जो उसकी गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए लगाई जाती है। भारत में सोने के आभूषणों पर हॉलमार्किंग की व्यवस्था वर्ष 2022 से और चांदी के आभूषणों पर वर्ष 2005 से लागू हुआ है। ये कुछ फैक्ट है, इसको आप ध्यान रखे रहिए। और नए नियमों के अनुसार अब सिर्फ 6 अंकों वाले अल्फा न्यूमेरिक हॉलमार्क ही मान्य है। तो ये भी कुछ फैक्ट है, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। और साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि केरल एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने अपने सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र स्थापित किया है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एएमयू के बारे में, और ये यूपी में है तो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने अपने महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष कार्यक्रम पर कार्य शुरू कर दिया है, जिसे अंतरिक्ष विभाग के तहत काम करने वाले भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र द्वारा मंजूरी दे दी गई है। इस परियोजना में एएमयू के संस्थापक सर सैयद अहमद खान के नाम पर पहला उपग्रह कार्यक्रम SSAMU AST का डेवलपमेंट शामिल है, और SSAMU SAT एक नैनो सैटेलाइट प्रोजेक्ट है जो नवंबर 2021 में AMU रोबो क्लब के तहत शुरू किया गया था। अब चूंकि जो पहला उपग्रह होगा उनका वो सर सैयद अहमद खान के नाम पे होगा, तो आप हिस्ट्री में आज के आज ही जो है सर सैयद अहमद खान का रिवीजन कर लीजिए। और इसी को मैं बार बार कहता हूं कि रिवीजन जो भी करंट अफेयर में अगर आप हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, पॉलिटी से किसी भी सेक्शन में जा सकते हैं तो उसको आज के आज ही जो है रिवीजन कर लिया करिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। उड़ीसा की श्रियंका सदांगी ने कोरिया में चल रहे एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल में 3 पोजीशन स्पर्धा में चौथे स्थान पर रहकर 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए एक और कोटा प्राप्त कर लिया है। तो आपको ध्यान यह देना है कि एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो कोरिया में हुआ है और श्रियंक सादांगी का संबंध जो है वो निशानेबाजी से है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, गोवा में चल रहे 37वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश की प्रियंका गोस्वामी ने महिलाओं की 20 किलोमीटर रेस वॉक स्पर्धा में 1 घंटा 36 मिनट और 35 सेकंड में पूरी की और इसमें राष्ट्रीय खेलों का नया कीर्तिमान स्थापित किया। अब चूंकि प्रियंका गोस्वामी का संबंध यूपी से है तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यह भी राष्ट्रीय खेल से है। 37वें राष्ट्रीय खेल में भारतीय ट्रैक और फील्ड एथलीट ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ को केवल 13.22 सेकंड में पूरा करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब आगे बात करते हैं व्यक्ति विशेष में नीता अंबानी की कि यह न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रही थी। तो न्यूज ये है कि रिलायंस फाउंडेशन की फाउंडर और चेयरपर्सन नीता अंबानी को यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम यानी कि USISPF ने वर्ष 2023 का ग्लोबल लीडरशिप फिलैंथ्रोपी और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अवार्ड दिया गया है। तो ये जो है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। नीता अंबानी को परोपकार और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के लिए वर्ष 2023 USISPF ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में नीता अंबानी कला और संस्कृति में अपने महत्वपूर्ण योगदान को स्वीकार करते हुए न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट के बोर्ड में पहली भारतीय मानद ट्रस्टी बनी है। तो ये कुछ फैक्ट था नीता अंबानी के बारे में, उसको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बात करते हैं हम लियोन मेसी के बारे में कि ये हमारे एग्जाम के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है। तो लियोन मेसी को 8वीं बार बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। लियोन मेसी को वर्ष 2023 से पहले वर्ष 2009, 11, 12, 13, 15, 19 और 21 में भी बैलोन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। लियोन मेसी के बाद केवल क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 5 बार बैलोन डी ओर पुरस्कार प्राप्त किया है और इंटर मियामी के मालिक और फुटबॉल के दिग्गज डेविड बेकहम ने मेसी को यह सम्मान दिया है। इसीलिए लियोन मेसी जो है ये न्यूज में हाईलाइट हो रहे थे। अब आगे हम बात करते हैं थैलियम पॉइजनिंग के बारे में कि ये चर्चा का केंद्र क्यों बना हुआ था, क्योंकि ये हमारे एग्जाम में साइंस का पोर्शन कवर करने वाला है। तो थैलियम पॉइजनिंग एक मूक और
मायावी रसायन है ने महाराष्ट्र के महागांव में परिवार के कई सदस्यों को पीड़ित किया है, जिससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हुई हैं। अब ये थैलियम है क्या, इसके बारे में हम डिटेल में बात कर लेते हैं। थैलियम परमाणु संख्या 81 वाला एक तत्व है, जिसे 1861 में सर विलियम क्रुक्स द्वारा खोजा गया था। यह एक नरम, भारी और बेलोचदार इन इलास्टिक चांदी जैसे सफेद धातु है। थैलियम गंधहीन, स्वादहीन और मुश्किल से पहचाने जाने वाले जहर के रूप में इस्तेमाल के लिए प्रख्यात है। तो इसको आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और भारत में ही ये महाराष्ट्र में गंभीर समस्या उत्पन्न कर रहा है, इसीलिए थैलियम पॉइजनिंग एग्जाम के लिए हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं डिटेल में। यह पृथ्वी की पपड़ी में थोड़ी मात्रा में और तांबा, जस्ता और सीसा शोधन के लिए उप उत्पाद के रूप में पाया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, कांच निर्माण और कम तापमान वाले थर्मामीटर और नकली गहनों में भी किया जाता है। थैलियम के संपर्क से तंत्रिका तंत्र को नुकसान हो सकता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होती हैं। अब ये जो दोनों पॉइंट है ना, इसको जो है मतलब वन लाइनर भी बनाया जा सकता है एग्जाम में इससे, और स्टेटमेंट वाले प्रश्न भी बन सकते हैं, तो इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। साथ ही ये भी ध्यान रखिए कि प्रशिया ब्लू गैर रेडियोधर्मी थैलियम विषाक्तता के लिए एक मारक यानी कि एंटीडोट के रूप में काम करता है। तो एग्जाम में यह भी बन सकता है कि थैलियम पॉइजनिंग के लिए कौन सा एक एंटीडोट है, तो उसका नाम होगा प्रशिया ब्लू। इसको आप ध्यान रखे रहिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमोनिया। ये न्यूज में क्यों हाईलाइट हो रहा था, तो न्यूज ये है कि ऑटोमेटिव क्षेत्र ऐसे आंतरिक दहन इंजन में रुचि बढ़ रही है जो अमोनिया को अपने शक्ति स्रोत के रूप में उपयोग करता है। अमोनिया रासायनिक सूत्र NH3 के साथ एक रंगहीन गैस है जो अपनी तीखी गंध के लिए जानी जाती है। इसे विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक अनुप्रयोग मिलते हैं इसके अमोनिया के, तो वो हम देख लेते हैं। अमोनिया अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया जैसे अमोनिया आधारित उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है जो फसल विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। हमारे ROARO में कृषि भी सिलेबस में है, तो इसलिए अमोनिया को आप ध्यान रखे रहिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यह नायलॉन जैसे सिंथेटिक फाइबर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अमोनिया का उपयोग औद्योगिक प्रशीतन प्रणालियों और एयर कंडीशनिंग में रेफ्रिजरेटर के रूप में काम किया जाता है। इसमें दहन के दौरान न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन उत्पन्न करने की भी क्षमता है, जो इसे एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प भी बनाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे अमोनिया के बारे में, जिसको आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अमृत कलश यात्रा के समापन के बारे में कि यहां से हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट मिले हैं। तो न्यूज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के अमृत कलश यात्रा के समापन पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया और इस कार्यक्रम के साथ आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का भी समापन हो गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी और देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत माई भारत प्लेटफॉर्म की भी शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों और विभागों को आजादी अमृत महोत्सव पुरस्कार भी प्रदान किए। अब ये 3 राज्य और 3 मंत्रालय कौन कौन से हैं, तो शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू कश्मीर, गुजरात तथा संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। पहले स्थान पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे स्थान पे गुजरात है और तीसरे स्थान पर संयुक्त रूप से हरियाणा और राजस्थान है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। अब बात करते हैं 3 मंत्रालयों के बारे में जिनको अवार्ड दिया गया। वो है विदेश मंत्रालय पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे रक्षा मंत्रालय और तीसरे नंबर पे संयुक्त रूप से रेल मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय। अब आगे हम बात करते हैं डिटेल में और यहां से कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट निकले हैं। तो आजादी का अमृत महोत्सव 2 साल लंबा उत्सव मेरा माटी मेरा देश अभियान के साथ संपन्न हुआ। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा से प्रेरित आजादी का अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 को शुरुआत को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 अक्टूबर 2023 को सरदार पटेल की जयंती पर आजादी का अमृत महोत्सव का समापन किया। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी? 12 मार्च 2021, ये भी डेट आप याद रखेंगे। और समापन कब हुआ? 31 अक्टूबर 2023, इसको भी आप ध्यान रखेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी ने देश के कोने कोने से अनगिनत युवाओं की भागीदारी पर प्रकाश डाला और कहा कि पूरे देश से 8500 अमृत कलश कर्तव्य पथ पर पहुंचे और करोड़ों भारतीयों ने पंच प्राण प्रतिज्ञा ली और अभियान की वेबसाइट पर सेल्फी अपलोड किया। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे कि ये आपको ध्यान रखना होगा कि जो हमारा आजादी का अमृत महोत्सव था, ये क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसकी शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी दांडी यात्रा से। दांडी यात्रा कब हुआ था? 12 मार्च, सॉरी, मतलब कि जो इसकी शुरुआत हुई थी वो शुरुआत हुई थी 12 मार्च 2021 और 12 मार्च को ही हम दांडी यात्रा के रूप में भी जानते हैं। तो दांडी यात्रा हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अब ये इंपॉर्टेंट हो चला है, इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। और समापन कब हुआ? समापन हुआ 31 अक्टूबर को, जिस दिन हम जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के रूप में जानते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हिस्ट्री में जो भी उनसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। आगे हम बात करते हैं, जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वक्तव्य में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं। प्रधानमंत्री ने अमृत एकेएम आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान भारत की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला और दुनिया की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत के उदय, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग, G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन, एशियाई खेलों और एशियाई पैरा खेलों में 100 से अधिक पदक जीतने के ऐतिहासिक रिकॉर्ड, नए संसद भवन का उद्घाटन, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, निर्यात, कृषि उपज में नए रिकॉर्ड, वंदे भारत ट्रेन नेटवर्क का विस्तार, अमृत भारत स्टेशन अभियान की शुरुआत, देश की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रेन जिसका नाम है नमो भारत और 65,000 से अधिक अमृत सरोवरों के निर्माण और मेड इन इंडिया 5G की शुरुआत और विस्तार और कनेक्टिविटी में सुधार के लिए पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान की शुरुआत का उल्लेख किया। तो जितना भी उन्होंने उल्लेख किया ना, ये सारे के सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनेगा। आप इसको लिख लीजिए, तो इसको आप इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद उन्होंने बोला कि आजादी का अमृत महोत्सव के दौरान देश ने राजपथ से कर्तव्य पथ की यात्रा पूरी की। हमने गुलामी के कई प्रतीकों को हटा दिया। उन्होंने इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, अब देखिए कहां पे है, इंडिया गेट में है, उसकी ऊंचाई कितनी है इसको भी आप पढ़ना है, ठीक है। यही सब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए। नौसेना के नए प्रतीक चिन्ह, नौसेना के नया प्रतीक चिन्ह में क्या मेंशन है इसको भी आप पढ़ लीजिएगा। और अंडमान और निकोबार के द्वीप के प्रेरक नाम, जिसको हमने करंट अफेयर में पहले ही बताया है अगस्त और जुलाई के करंट अफेयर में। तो अंडमान निकोबार के जो नए नाम दिए गए हैं द्वीपों के, उनको भी आप जो है करंट अफेयर की दृष्टि से अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट समझिए। साथ ही जनजाति गौरव दिवस की घोषणा, यानी कि 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, यह भी हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साहिबजादे की स्मृति में वीर बाल दिवस और हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस। तो देखिए दिवस तो एग्जाम में आता है ना मिलान के लिए, या तो पूछ लेता है कि इस दिन मतलब कि कौन सा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहीं पे उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट दिवस दे रखे हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं माई भारत के बारे में। मेरा युवा भारत माई भारत देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा करने के लिए एक स्वायत्त निकाय के रूप में स्थापित किया गया। देश के प्रत्येक युवा को समान अवसर प्रदान करने की प्रधानमंत्री की कल्पना के अनुरूप माई भारत सरकार के पूरे स्पेक्ट्रम में एक सक्षम तंत्र प्रदान करने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाएगा ताकि वे अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकें और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकें। इस अर्थ में मेरा भारत देश में युवा नेतृत्व विकास को एक प्रोत्साहन देगा। तो ये इंपॉर्टेंट होगा, इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन के बारे में कि ये हमारे न्यूज एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो न्यूज ये है कि 11 एशियाई और दक्षिण अमेरिकी देशों ने हाल ही में एक वैश्विक घोषणा की है। नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा पर हस्ताक्षर किया है, जिसका उद्देश्य 6 शेष नदी डॉल्फिन प्रजातियों को संरक्षित करना है। तो कितनी नदी डॉल्फिन प्रजातियां बची हुई हैं? 6। इसको भी आप ध्यान रखेंगे। यह घोषणा
उन 14 देशों का मार्गदर्शन करने के लिए डिजाइन किया गया है जहां नदी डॉल्फिन निवास करती हैं, जिसमें मीठे पानी की डॉल्फिन संरक्षण पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। घोषणा को अपनाने वाले देशों में बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुला शामिल हैं। ये सारे के सारे देश इंपॉर्टेंट होंगे, इनको आप ध्यान रखे रहिएगा। आगे बढ़ते हैं और डिटेल में बात करते हैं। डॉल्फिन आमतौर पर मीठे पानी की जलीय स्तनधारियों के 6 प्रजातियों में से एक है जो वेल से संबंधित है। नदी डॉल्फिन की 6 जीवित प्रजातियां जो हैं वो अमेजन, सिंधु, गंगा, इरावदी, तुक्सी और यांगत्जी नदी में पाई जाती हैं। नदी डॉल्फिन की 7वीं प्रजाति जो थी, जिसे हम चीनी नदी डॉल्फिन के रूप में या तो बैजी के रूप में जानते थे, उसको 2007 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि बैजी किसका उपनाम है, चीनी नदी डॉल्फिन का। ये डॉल्फिन दक्षिण मध्य एशिया, चीन और दक्षिण अमेरिका की नदियों और ब्राजील, अर्जेंटीना और उरुग्वे के तटीय जल में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी अमेजन नदी डॉल्फिन होती है जिसका साइंटिफिक नेम है इनिया जियोफ्रेंसिस। इसको भी आप ध्यान रखे रहिएगा, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही यूपी में जलीय जीव के रूप में डॉल्फिन को घोषित किया गया है, इसीलिए ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लग रहा है तो हमारे चैनल को आप अपने दोस्तों के बीच में जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है समुद्री तट। मैंने इसको एक हेडिंग दिया है क्योंकि ये न्यूज में हाईलाइट होते हैं। तो सिंपल सी न्यूज है। न्यूज ये है कि शहरी भारत में समुद्री तट वर्ष भर लोकप्रिय पर्यटन स्थलों के रूप में जाने जाते हैं और विशाखापत्तनम, मुंबई, चेन्नई, गोवा, केरल, उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों ने पूरी दुनिया के पर्यटकों का ध्यान आकर्षित किया है, जिससे पर्यटकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है हमारे एग्जाम के लिए। देखिए, जब यहां पे न्यूज में ये चीज हाईलाइट हो रही थी, यानी कि पीआईबी में भी ये चीज मेंशन थी कि समुद्री तट अब जो है दुनिया भर में भारत के समुद्री तट जो है वो लोकप्रिय हो रहे हैं और पर्यटन स्थलों के रूप में उसको देखा जा रहा है और काफी ज्यादा इसमें पर्यटकों की वृद्धि हो रही है। तो आपको जानना चाहिए कि भारत में ऐसे कितने तट हैं जिन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, और यही हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो कुल संख्या 12 है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। और कौन कौन से वो तट हैं? वो है शिवराजपुर जो कि गुजरात में पड़ता है, घोगला ये दमन दीव में पड़ता है, कासरकोड ये कर्नाटक में है और कर्नाटक का ही पदबिद्री तट है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। साथ ही कप्पड़ जो है केरल में है, ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश में है, गोल्डन बीच ये उड़ीसा में है, राधानगर तट ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, कोवलम ये तमिलनाडु में है, ईडन ये पुदुचेरी में है और हाल ही में मिनिकाय थुंडी बीच और कदमत बीच इसे जो है हाल ही में ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है, और ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हुआ। इसीलिए मैंने इस टॉपिक को डाला था क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा लग रहा था, लेकिन अब यहां से हमको कैसे कनेक्ट करना है अपने एग्जाम के लिए, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो वो ये हो सकती है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त होने वाले आपके तट जो है समुद्री तट कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन कई प्रकार से बन सकता है, जैसे निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री तट है जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त है, या तो कौन सा नहीं है जिसे ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त नहीं है, या फिर आपको एक सूची में दे देगा आपको समुद्री तट और दूसरे सूची में आपको संबंधित राज्य दे देगा, तो उसको आपको मिलाने के लिए कह सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये होगा आपके एग्जाम के लिए, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं आज का करंट अफेयर। मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ। अगर आपको हमारा करंट अफेयर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगता है तो आप अपने दोस्तों के बीच में हमारा चैनल जरूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद, जय